पश्चिमी घाट के घने जंगल, मॉनसून की लगातार बारिश और एक पहाड़ी पर बना बिल्कुल सुनसान रिजॉर्ट। ये किसी हॉरर फिल्म का सेट लगता है ना? बिल्कुल, पर ये एक असली घटना की शुरुआत थी। आज हम एक ऐसे दस्तावेज की पड़ताल करने जा रहे हैं जो एक बहुत ही भयानक अनुभव का लेखा जोखा है। हाँ, और ये कहानी है नेशनल ज्योग्राफिक के लिए काम करने वाले आयुष की, जिसकी एक सामान्य सी रिसर्च यात्रा एक बुरे सपने में बदल गई। हमारे पास जो स्रोत है वो आयुष का ही दिया हुआ एक बयान है जो उसने घटना के कुछ महीनों बाद रिकॉर्ड करवाया था। और हमारा मकसद सिर्फ कहानी सुनाना नहीं है। नहीं, हमारा मकसद है ये समझना कि उस रात असल में हुआ क्या था। बिल्कुल, ये पड़ताल सिर्फ एक डरावनी कहानी के बारे में है भी नहीं, ये इस बारे में है कि हमारा दिमाग डर, लोक कथाओं और उस अकेलेपन पर कैसे रिएक्ट करता है। तो हम इस बयान को एक तरह से एक केस स्टडी की तरह देखेंगे। हाँ बिल्कुल, एक सुनसान जगह, एक पुरानी चेतावनी और एक रात की अनहोनी घटना। सवाल ये नहीं है कि चुड़ैल थी या नहीं, सवाल ये है कि जो हुआ वो क्यों और कैसे हुआ। एग्जैक्टली। तो चलिए इस बयान के शुरुआती हिस्से से शुरू करते हैं। आयुष, उसकी पत्नी और एक सहायक पश्चिमी घाट पहुंचते हैं। मिशन था भारत में पाए जाने वाले कीड़ों पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाना, और इसके लिए उन्होंने जानबूझकर बारिश का मौसम चुना था, जो कि रिसर्च के लिहाज से मतलब एक बहुत ही स्मार्ट फैसला था। बारिश में कीड़े बाहर आ जाते हैं, उन्हें शूट करना आसान हो जाता है। सही बात है। लेकिन यही व्यवहारिक फैसला उन्हें एक ऐसी जगह ले गया जहां का माहौल किसी भी तरह से व्यवहारिक नहीं था। बयान के मुताबिक उनका रिजॉर्ट एक पहाड़ी पर था जो चारों तरफ से घने जंगल से घिरा था। और वहां पहुंचते ही उन्हें पहली अजीब बात पता चली कि उस विशाल रिजॉर्ट में कोई था ही नहीं। लगभग कोई नहीं, उनके और एक दूसरे परिवार के अलावा। हाँ, रिसेप्शनिस्ट ने उन्हें बताया कि ये ऑफ सीजन है तो चिंता की कोई बात नहीं। माहौल शांत तो था, पर उस शांति में एक अजीब सा खालीपन था। आयुष अपने बयान में एक बात कहता है जो मुझे बहुत परेशान करती है। वो कहता है सन्नाटा इतना गहरा था कि अपनी सांसों की आवाज भी परेशान करने लगी थी। और यहीं से मनोवैज्ञानिक खेल शुरू हो जाता है। मतलब देखिए, ऐसी अलग थलग जगहें हमारे दिमाग पर गहरा असर डालती हैं। ये एक तरह का सेंसरी डेप्रिवेशन है। अच्छा। जब बाहर से कोई शोर या हलचल नहीं होती तो हमारा दिमाग खाली जगहों को खुद भरना शुरू कर देता है, और अक्सर हमारी सबसे गहरी आशंकाओं से। बिल्कुल, ये बेचैनी पैदा करने के लिए एक परफेक्ट माहौल था। एक हफ्ते तक तो सब कुछ सामान्य रहा। हाँ, उनका एक तय रूटीन था, दिन में जंगल में काम करना और रात में लौट आना। लेकिन 7वें दिन की शाम कुछ अलग थी। रात के लगभग 8:30 बजे रिजॉर्ट का एक बूढ़ा अटेंडेंट उनके पास आया और उसने हिंदी में एक सीधी सी चेतावनी दी। सर, आप लोग जंगल में जाते हैं तो जाइएगा, लेकिन जंगल के उस पार जो टीला है उस पार मत जाइएगा। और वजह? उधर एक चुड़ैल रहती है। यहाँ 1 मिनट रुकते हैं। ये कहानी का पहला और सबसे महत्वपूर्ण मोड़ है। हाँ, इसे मनोवैज्ञानिक भाषा में प्राइमिंग कहते हैं। मतलब उस बूढ़े आदमी ने अनजाने में उनके दिमाग में एक कहानी का बीज बो दिया। उसने उन्हें एक फिल्टर दे दिया। एग्जैक्टली, जिसके जरिए वे आने वाली किसी भी अजीब घटना को देखेंगे। और ये सुनते ही आयुष की पत्नी ने क्या किया? हंसकर बात को टाल दिया। हाँ बाबा जी, आप भी क्या अंधविश्वास की बातें करते हैं। यह एक बहुत ही स्वाभाविक प्रतिक्रिया थी, है ना? बिल्कुल, हम और आप शायद यही करते। लेकिन आयुष ने उत्सुकतावश उस आदमी से पूरी कहानी पूछी। और जो कहानी उस आदमी ने सुनाई वो अपने आप में लोक कथाओं का एक बेहतरीन उदाहरण है। उसने बताया कि सालों पहले वहाँ एक अंग्रेज अफसर अपनी पत्नी के साथ रहता था। एक दिन उसकी पत्नी उसी टीले की तरफ गई और कभी वापस नहीं लौटी। उसे बहुत ढूंढा गया पर वो नहीं मिली। सबने मान लिया कि किसी जंगली जानवर का शिकार हो गई होगी। लेकिन कुछ दिनों बाद अफसर ने उसे फिर देखा। पर अब वो उसकी पत्नी नहीं थी। वो एक चुड़ैल बन चुकी थी, बाल लंबे थे और सबसे डरावनी बात, उसके पैर पीछे की तरफ मुड़े हुए थे। कहते हैं कि अपनी पत्नी को उस हाल में देखकर अफसर की डर के मारे मौत हो गई। पीछे की ओर मुड़े हुए पैर, ये भारतीय लोक कथाओं में क्लासिक पहचान है। हाँ, मैंने भी सुना है इसके बारे में। ये इंसान और दूसरी दुनिया की चीज के बीच एक विजुअल फर्क पैदा करता है। लेकिन उस अटेंडेंट ने कहानी में एक और बात जोड़ी, और यही बात इस कहानी को और भी ज्यादा भयानक बना देती है। हाँ, उसने कहा, कहते हैं
कि उस चुड़ैल को इंसानी बाल बहुत पसंद है वो एक एक करके बाल उखाड़ती है। और फिर रात भर बैठकर उन्हें गिनती है। अब ये डिटेल बहुत दिलचस्प है। ये सिर्फ हिंसा नहीं है, नहीं, एक तरह का जुनूनी मतलब एक ओसीडी जैसा व्यवहार है जो उस शक्ति को ज्यादा भयानक और अतार्किक बना देता है। डर इस बात का नहीं कि वो मार देगी। सही कहा, डर इस बात का है कि वो आपको एक बहुत ही धीमी और क्रूर प्रक्रिया से तोड़ेगी। ये शारीरिक खतरे से ज्यादा मानसिक विघटन का डर है। ये सुनने के बाद भी आयुष और उसकी पत्नी हंस पड़े। हाँ, उन्होंने मजाक में कहा कि वे तो उस टीले तक गए थे पर उन्हें कांटेदार तारों की बाड़ के अलावा कोई चुड़ैल नहीं दिखी। वो हंसते हुए अपने अपने कमरों में सोने चले गए। उन्होंने उस चेतावनी को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया, ये सोचे बिना कि वो कहानी अब उनके अवचेतन मन में बैठ चुकी थी। उन्होंने तर्क को चुना, जो उन्होंने अपनी आंखों से देखा उसी पर यकीन किया। और उस रात उनका यही यकीन एक भयानक तरीके से टूटने वाला था। अब हम दस्तावेज के उस हिस्से पर आते हैं जो असल में परेशान करने वाला है। रात के लगभग 11:30 बजे आयुष और उसकी पत्नी गहरी नींद में सो रहे थे। अचानक आधी रात को आयुष की नींद खुल गई। कमरे में घना अंधेरा था, सिर्फ बाथरूम का दरवाजा थोड़ा खुला था और वहां से हल्की सी रोशनी आ रही थी। और उसने देखा कि उसकी पत्नी बिस्तर पर नहीं है। उसे लगा कि शायद वो वॉशरूम गई होगी। वो लेटा रहा और तभी उसे बाथरूम से एक बहुत ही धीमी फुसफुसाती हुई आवाज सुनाई दी। कोई कुछ गिन रहा था। 25, 26, 27, 28, 29, 30। आयुष के बयान के मुताबिक उसे लगा कि उसकी पत्नी शायद काम के लिए मिले पैसे गिन रही है। तो उसने नींद में ही आवाज दी, अरे सो जाओ, सुबह काम पर जाना है, इतनी रात को क्या गिन रही हो। और ये सोचकर वो फिर से सो गया। ये दिमाग का खुद को तसल्ली देने का एक क्लासिक तरीका है ना? बिल्कुल। जब हमारा सामना किसी अजीब चीज से होता है तो हमारा दिमाग तुरंत उसका सबसे सामान्य और तर्कसंगत कारण ढूंढने की कोशिश करता है। पैसे गिनना एक सामान्य गतिविधि है। हाँ, उसे लगा कि उसने पहेली सुलझा ली है और वापस सो गया, लेकिन गिनती बंद नहीं हुई थी। कुछ देर बाद आयुष की नींद फिर से खुली। उसे नहीं पता था कि कितना समय बीता है। दृश्य वही था, बिस्तर खाली, बाथरूम से आती हल्की रोशनी। इस बार वो बिस्तर पर उठकर बैठ गया और उसने ध्यान से उस आवाज को सुनने की कोशिश की। गिनती की आवाज अभी भी आ रही थी, लेकिन इस बार कुछ बहुत अलग था। इस बार जो संख्याएं उसे सुनाई दे रही थी वे सामान्य नहीं थीं, वे अविश्वसनीय थीं। उसे आवाजें आ रही थी 1,01,540, 1,01,541, 1,01,542। ये सुनते ही आयुष के होश उड़ गए। उसे अचानक एहसास हुआ हमारे पास इतना पैसा तो कभी था ही नहीं कि कोई उसे गिन सके। तो वो गिन क्या रही है? और यहीं पर कहानी पूरी तरह पलट जाती है। ये वो पल है जब तर्क की दीवार ढह जाती है। जो प्राइमिंग उस बूढ़े आदमी ने की थी वो अब काम करने लगती है। पैसे गिनने का तर्कसंगत विचार अब पूरी तरह से खारिज हो चुका था। अब दिमाग में सिर्फ एक ही दूसरी व्याख्या बची थी, वही जो उसने शाम को सुनी थी। उस चुड़ैल को इंसानी बाल पसंद है, वो रात भर बैठकर उन्हें गिनती है। यहाँ पर उसका डर हकीकत पर हावी हो चुका था। तभी उस धुंधली रोशनी में उसे बाथरूम से एक परछाई अपनी ओर आते हुए दिखाई दी। जैसे जैसे उसकी आंखें अंधेरे में देखने की आदी हुईं, उसने जो चेहरा देखा उसने उसकी चीख निकाल दी। बयान के मुताबिक वो चेहरा इंसानी नहीं था। लाल आंखें, लटकती हुई ढीली त्वचा। ये देखते ही आयुष जोर से चीखा और बेहोश हो गया। लेकिन हमें यहाँ रुककर एक और संभावना पर विचार करना होगा। अच्छा, क्या ये वाकई अलौकिक था या कुछ और हो रहा था? मतलब आप कह रही हैं कि मान लीजिए कि कोई इंसान, कोई हत्यारा उस स्थानीय लोक कथा के बारे में जानता था, तो वो इसे कवर के रूप में इस्तेमाल कर सकता था। हाँ, रिजॉर्ट खाली था, सुरक्षा लगभग नहीं के बराबर थी। किसी के लिए अंदर घुसना, हत्या करना और फिर उसे एक चुड़ैल की कहानी का रूप देना कितना मुश्किल होता। मतलब किसी ने उस कहानी का फायदा उठाया। जी, ये तो और भी ज्यादा डरावना है, क्योंकि इसका मतलब है कि खतरा बाहरी और वास्तविक था। बिल्कुल। या फिर एक तीसरी और भी परेशान करने वाली संभावना है, वो क्या? जो सीधे आयुष के बयान की विश्वसनीयता पर सवाल उठाती है। हम ये जानते हैं कि वो एक भयानक सदमे से गुजरा। हाँ। ट्रॉमा हमारी यादों को बदल सकता है, उन्हें तोड़ मरोड़ सकता है। हाँ। क्या यह संभव है कि उसकी पत्नी की मौत किसी और वजह से हुई हो
और आयुष के डरे हुए मन ने उस पुरानी कहानी के साथ जोड़कर ये तस्वीर बना ली। ये सब सोचने के बाद कहानी का अंत और भी ज्यादा उलझ जाता है। हाँ, आयुष की चीख सुनकर रिसेप्शनिस्ट और उसका सहायक दौड़कर आए। उन्होंने देखा कि आयुष बिस्तर पर बेहोश पड़ा है। उन्होंने किसी तरह आयुष को जगाया। हाँ। जैसे ही उसे होश आया, वो पागलों की तरफ बाथरूम की तरफ इशारा करने लगा। वे दोनों तुरंत बाथरूम की तरफ भागे। और वहाँ बाथरूम के फर्श पर उन्हें जो मिला, उसने इन सभी थ्योरीज को एक भयानक मोड़ दे दिया। आयुष के पत्नी की लाश वहाँ पड़ी थी, लेकिन सबसे चौंकाने वाली और दिल दहला देने वाली बात ये थी कि उसके सिर पर एक भी बाल नहीं था। एक भी नहीं। ये वो डिटेल है जो इस कहानी को एक साधारण मानसिक वहम या डर से अलग कर देता है। डर और वहम से किसी के सिर के बाल गायब नहीं हो सकते। यहाँ कुछ सच में शारीरिक रूप से हुआ था। और यहीं पर आयुष का बयान समाप्त हो जाता है। पुलिस की जांच, ऑटोप्सी रिपोर्ट, इन सब पर कोई जानकारी नहीं है। हमारे पास बस एक आदमी की टूटी फूटी यादें हैं। एक अनदेखी चेतावनी, रात के अंधेरे में गूंजती गिनती और एक ऐसा अंत जो किसी के भी रोंगटे खड़े कर दे। ये पड़ताल हमें एक साधारण भूत की कहानी से कहीं आगे ले जाती है। ये हमें दिखाती है कि कैसे एक कहानी, एक विचार हमारे दिमाग पर कब्जा कर सकता है। और ये हमें इस सवाल पर भी लाकर खड़ा करता है कि सच क्या है? क्या सच वो है जो असल में होता है, या सच वो है जिस पर हम यकीन कर लेते हैं? आयुष के लिए उस रात वो चुड़ैल उतनी ही असली थी जितनी की कोई और चीज हो सकती है, और उस अनुभव की सच्चाई ने उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। तो ये पड़ताल एक अंतिम विचार के साथ समाप्त होती है। अगर किसी सुनसान जगह पर रात के सन्नाटे में आपको कोई धीमी आवाज में कुछ गिनता हुआ सुनाई दे, तो आप ये जानने के लिए रुकेंगे कि तर्क क्या कहता है, या अपने उस पहले डर पर भरोसा करेंगे जो आपको वहां से भाग जाने के लिए कह रहा है।